जिंदगी एक नया मौका देती है, पर उस मौके को देने से पहले जिंदगी परीक्षा लेती है। साल 2011 से पहले इस दुनिया को अपनी आंखों से देखने वाले अमित नेगी की अचानक एक दुर्घटना से आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद उनके जीवन में घटे तमाम घटनाक्रमों से हम सबको सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पढ़ाई छोड़ अपनी दिव्यांगता को ही अपना सबसे मजबूत हथियार बनाकर आज 2500 से ज्यादा दिव्यांगों की काउंसलिंग के साथ ही कंप्यूटर शिक्षा देकर जिंदगी में मुकाम हासिल करने वाले अमित नेगी आज हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं आपकी बात संवाद 365 के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात संवाद 365 के साथ। इस कार्यक्रम के तहत आज हम ऐसे खास मेहमान को लेकर के आए हैं जिनकी अपनी कई खासियतें हैं। उन खासियतों की चर्चा हमारे इस पूरे विमर्श कार्यक्रम में होगी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक गीत मैंने सुना था कि दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अमित नेगी के बारे में बताऊं कि आप टिहरी जिले के डागरपट्टी के सौड़ गांव से, और अभी उनकी आयु आप देख रहे हैं बड़ी युवा है। अमित बताते हैं कि लगभग 2011 सितंबर 15 सितंबर की ये घटना है, जब ये रामनगर से देहरादून की तरफ आ रहे थे तो सफर के दौरान अचानक उनके साथ एक इंसिडेंट होता है, एक दुर्घटना होती है। उनके आंखों की रोशनी शनै शनै चली जाती है और इस बीमारी को अमित बताते हैं वो रेटिना डिटैचमेंट, जो आमतौर पर किसी के साथ भी हो सकता है। दुर्भाग्यवश इस दिन अमित के साथ ये घटना हुई। कई डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत इलाज किया, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ। लेकिन अमित नेगी हैं, उनकी जिजीविषा है, उनका संबल है कि उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। तब मेरे ख्याल से आप हाई स्कूल के स्टूडेंट थे और हार न मानते हुए आज आप इस सफर को यहां तक ले आए अपनी उम्र के। निश्चित रूप से आपका ये जो शक्ति है, आपका जो संबल है, वो प्रणाम करने लायक है, प्रणम्य है। इसलिए भी विशेष रूप से इस संवाद में आपका मैं बहुत स्वागत अपने दर्शकों की ओर से करना चाहता हूं। अमित अभी अपने इस पूरे दुख और पूरी वेदना को सहते हुए, जबकि उन्होंने हार नहीं मानी है, लगभग वो कहते हैं कि 2500 दिव्यांग लोगों को वो काउंसलिंग करते हैं, फ्रीलांस उन पर काम करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस तरह की समस्या झेलते हुए जो लोग हैं वो किसी मुसीबत का शिकार न बने। तो अमित जी, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं कि ये जो मैंने कहा है जी, क्या यही मैंने जो आपके बारे में जाना है, जो समझा है जी, तो थोड़ा सा इसका आप मतलब उल्लेख करें कि किस तरह से ये घटना आपके साथ हुई है। जी सबसे पहले संवाद 365 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और साथ में राकेश सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और सर को प्रणाम करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे भी अपनी बातों को रखने का एक अवसर प्रदान किया। जैसे कि सर ने अभी आपको मेरे बारे में बताया कि मैं एक पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ और मेरे साथ एक 15 सितंबर 2011 में एक दुर्घटना घटी थी, जिस कारण से मेरा रेटिना डिटैचमेंट होने के कारण मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गया था, जिसमें कई प्रकार की मेरा एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ। एम्स दिल्ली से हुआ और भी अलग अलग जगह से हुआ, और अम्बाला कैंट में एक सिंगापुर से एक डॉक्टर आते थे, उन्होंने भी देखा था, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2011 से पहले मैं सिर्फ एक 10वीं का ही पास आउट छात्र था, लेकिन उसके बाद पारिवारिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, और लेकिन अपनी पढ़ाई को वहीं पे विराम देते हुए आगे बढ़ते हुए
अपने कुछ परिवार को चलाने के लिए कुछ और अन्य कार्य करता रहता था। लेकिन अभी 2011 के बाद से जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया, क्योंकि पूर्ण दृष्टिबाधित होने के बाद अब समाज में उस तरीके से कार्य करने योग्य नहीं थे। तो ये समझा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद डोर टू डोर लोगों के साथ सर मिलना जुलना शुरू किया। और लेकिन अमित जी थोड़ा सा इस पर, क्योंकि जो मैं जान पाया हूँ आपके बारे में, आपने ये भी कहा कि इससे पहले आपके बड़े भाई के साथ भी कुछ इस तरह की दुर्घटना हुई थी, दुर्भाग्यवश वो भी आंखों से संबंधित थी। तो उसको भी थोड़ा सा दर्शक जानेंगे तो थोड़ा आपके संवेदनाओं को वो छू पाएंगे। जी, एक्चुअल में जब हम 6 या 7 साल के थे तो उस समय पे हम 2 भाई 1 बहन थे, और हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ते खेल रहे थे और पेंसिल की जो नोक थी वो बड़े भाई की आंख में लग गई थी। तो जिस कारण से आंखों में एक इन्फेक्शन हो गया था, लेड इन्फेक्शन। तो लेकिन उस समय पे कोई इलाज नहीं था, क्योंकि 1996 की बात थी, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, लेकिन जिस कारण से एक पूर्ण रूप से इलाज तो मिल नहीं पाया, लेकिन आंखों के सब प्रैक्टिकल होने के कारण जो रोशनी थी आंखों की वो भी चली गई थी। तो जिस कारण से बड़ा भाई भी सर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए थे। तो अभी आपके बड़े भाई क्या कर रहे हैं? सर बड़े भाई मेरे बैंक में है, विकास नगर में, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में एज ए सर स्केल 1 ऑफिसर है। परमानेंट जॉब जी सर पर हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए उनके पास जॉब है, तो परिवार के भरण पोषण में वो निश्चित रूप से सहायता करते हैं। जी सर। और एक और बात जो आपका जो कारुणिक जो पहलू मैंने जाना है, जी, आपके फादर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में थे पीडब्ल्यूडी में, जी, और जब वो जॉब उनकी परमानेंट जिस दिन हुई उसी दिन उनका एक्सीडेंट भी हो गया। जी सर, जैसा कि आपने कहा। जी, और दुर्भाग्य ही कहें ये, जी, मतलब हर पक्ष पर दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहा। जी। वो क्या कहानी थी उसको बताइए। सर एक्चुअली में मेरे फादर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थे, और वो सुपरवाइजर प्लस सर्वेयर की पोस्ट पे थे। और उस समय पर कालसी, जो हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालसी ब्लॉक है, उसमें मेरे फादर कार्यरत थे। और उन्होंने 15 जून 2006 को उनको परमानेंट का सर लेटर दिया गया था कि आप 1 जुलाई 2006 को परमानेंट हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन सुबह लेटर मिला सर, लेकिन रात को आते हुए जब वो घर को वापस लौट रहे थे ऑन ड्यूटी, तो कालसी पे एक आते समय हरिपुर में सर एक पुल पड़ता है, उसमें एक ट्रक वाले ने उनको उनकी बाइक में जो है टक्कर मारा, और उनका ऑन द स्पॉट सर जो है जो पुल की रेलिंग में होता है वहाँ पे लग गया था, जिस कारण से सर को ऑन द स्पॉट उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हाँ, नहीं दुर्भाग्य, ये एक पराकाष्ठा है जी। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो परिवार के भरण पोषण की, उनके लाइवलीहुड की जी। और चूंकि आप तो छोटे रहे होंगे, नौकरी क्लेम जी भी नहीं कर पाए होंगे, और क्योंकि जब इस तरह का दुख परिवार में पसर जाता है तब नौकरी बहुत प्रायोरिटी पे होती नहीं है, तब ये होता है कि इस दुख से कैसे उभरे। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसा कि आपने कहा कि आपकी मदर ने क्लेम किया, विभागीय सहायता आपको नहीं मिली, शासकीय सहायता नहीं मिली, शासन से आपको सहायता नहीं मिली, क्षेत्रीय जो नेतागण थे उन्होंने भी कोई शायद आपको मदद नहीं करी। तो उन स्थितियों से कैसे आप लड़े और किस तरह से फिर सर्वाइव किया? सर फिर थोड़ा सा, क्योंकि घर तो चलाना ही था, क्योंकि रेंट पे हम लोग रहते थे, हर चीज़ रेंट पे ही थी, हर चीज़ के लिए, चाहे हम कमरे के किराए की बात करें, चाहे फिर हम दूध के खर्चे की बात करें, राशन पानी की बात करने में पैसा तो हमें चाहिए था। तो सर मैंने शुरुआत करी थी एक पैथोलॉजी लैब और एक एसटीडी, उस समय एसटीडी बूथ चला करते थे। तो एसटीडी बूथ में सर मैंने एक काम किया, हमारे ही जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा था कि चलो मेरा एसटीडी बूथ है कि तुम ऐसे कर ले कि सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठ लेना, 800 रुपये मैं तुम्हें महीने का दे दूंगा। तो उन्होंने दिया। तो सर उन्हीं के साथ में एक उनियाल पैथोलॉजी के नाम से एक पैथोलॉजी लैब थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करना, सैंपल कलेक्शन करना, मैं यहीं पे सेंटर देता हूँ। उसके 800 रुपये वो भी मुझे देते थे, प्लस उसी में सर वो मुझे पर डे का सैंपल सेंटर तक पहुँचाने के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, ताकि मैं आना जाना बस से कर सकूँ। 10 रुपये उसमें सर किराया हुआ करता था, तो उसके लिए वो देते थे। लेकिन सर वो 10 रुपये के बचाने के लिए मैं विकास नगर तक, डाकपत्थर से विकास नगर तक जाने के लिए साइकिल का यूज़ करता था, ताकि वो 10-20 रुपये बच जाएँ। प्लस 10 रुपये सर मुझे चाय और समोसे के लिए मिलते थे, तो उस समय 5 रुपये की चाय 5 रुपये का समोसा आता था, तो वो भी सर मैं नहीं खाता था, ताकि मैं वो भी बचा सकूँ। तो इस तरीके से लगभग अपने 2-1 हज़ार रुपये में महीने का बना लेता था, ताकि परिवार को थोड़ा अच्छे से चला सके सर। क्योंकि मदर को भी सर जॉब मिलने में लगभग 6 महीने लग गया था, वो भी मदर को जो है एक कच्चे में ही जॉब मिली थी, परमानेंट जॉब नहीं मिली थी। इस तरीके से परिवार को चलाते हैं। और अभी आप बताते हैं कि वो चक्राता सैया जी सर नामक एक जगह पर वो परमानेंट जॉब कर रही है, और परिवार को चलाने में अब थोड़ा सा सहजता आपको महसूस होती है। तो ये बहुत अच्छी बात अमित जी है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि इतने सब
विद्रोह झेलने के बाद भी, ये सब संकट झेलने के बाद भी आपके चेहरे में उस तरह की कोई हार के निशान नहीं है, इसकी वजह थोड़ी जान सकता हूँ मैं? हाँ सर, होता क्या है ना कि जब हम लोग किसी समस्या में आते हैं, खासकर जब मैं सोचता था कि मैं साइटेड था, मैं देख सकता था, लेकिन अचानक से मैं ब्लाइंड हो गया, तो मैं सोचता कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कुछ ना कुछ सोच के ही ऊपर वाले ने मेरे साथ ये दुर्घटना मुझे दी होगी या ऐसी दिव्यांगता मुझे दी होगी कि प्रूफ कर सकूं। हाँ, मैं प्रूफ कर सकूं, और मैं हो सकता है कि इस फील्ड के लिए, इस दिव्यांग जो दृष्टि दिव्यांगजन फील्ड है, इसकी में मैं कुछ अलग कर पाऊं और इसमें मैं कुछ अलग करके दिखा सकूं, तो शायद इसके लिए मुझे चुना गया होगा। देखिए, बहुत अच्छा आपने अपना हौसला जो व्यक्त किया है, वो वास्तव में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके मन में भी एक सम्मान जगेगा कि अमित जैसे ऐसे लोग हैं जो राह दिखाते हैं इस इन पूरी, जहाँ पर कि जब हम सोच सकते हैं कि संभावनाएं जहाँ जहाँ क्षीण होती हैं, जहाँ हम निराशाओं का दामन थाम लेते हैं, वहाँ अमित जैसे लोग जब सामने होते हैं तो आशाएं जागृत होती हैं। आज जैसा कि अमित जी, बहुत से बच्चे जिन्हें कि सब सुविधा भोगी, घर में बैठे हुए वो मोबाइल पर पसरे हुए हैं और एकाकी जीवन उनका हो गया है, समाज से कट गए हैं और ये कहते हैं कि जॉब नहीं है, काम नहीं है, हाथ में बेगारी है। उनसे क्या संवाद करना चाहेंगे आप, उनको क्या अपनी बात संप्रेषित करना चाहेंगे? सर, मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, तो असल में बताएं सर, देखो काम मेरे पास भी नहीं था। काम तो सर हमें खुद से तलाशना पड़ता है ना। तो कई लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, कुछ किसी और के कामों के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरा जो सर अपना एक मानना था, मैंने शुरुआत से ही जब मैं ब्लाइंड हुआ, उसके होने के बाद मैंने सर सामाजिक कार्यों में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने सबसे पहले डोर टू डोर लोगों को चयनित किया कि भाई अगर मेरे साथ ये घटना घट सकती है तो न जाने कितने और लोगों के साथ ये घटना घटती होगी। तो उनको सर मैंने उनके परिवारजनों को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा घटा है, लेकिन मैं घर पर नहीं बैठा हूँ। आप भी अपने बच्चों को घर पर ना बैठाएं, आप भी उनको कुछ ना कुछ सिखाइए, कुछ ना कुछ बताइए, उनको जागरूक किया। इसके लिए सर हम अलग अलग अभियान, अलग अलग जागरूकता अभियान कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जिसमें अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जब से मैं अपनी एजुकेशन को, क्योंकि मैं पहले सिर्फ 10th पास आउट था, उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया। मैंने फिर 12th किया, ग्रेजुएशन करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, एंड मेरा मास्टर्स है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क इग्नू से मैंने अपना कंप्लीट किया सर। साथ में मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, मैंने स्पेशल बीएड भी किया है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि हाँ, अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक ही जाती है, लोग चाहते नहीं हैं। चाहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम चाहेंगे नहीं तो शायद तब तक कुछ होगा भी नहीं। मैं अगर शायद ये सोचता कि मैं घर पे बैठे बैठे आप आए और मेरा इंटरव्यू ले, तो शायद पॉसिबल नहीं था। आपने बोला, मैंने चाहा कि हाँ ठीक है मैं आऊँ, तो मैं यहाँ तक पहुँचा, आपके स्टूडियो तक आया, यहाँ बोल पाए, बैठ पाए। तो जब तक हम चाहते नहीं हैं तब तक कुछ होता नहीं है। तो चाहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बच्चे सर यही सोचते हैं कि ठीक है सरकारी नौकरियाँ आ रही हैं, हमें तो मिल ही नहीं रही हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि जरूरी नहीं सारे काम सरकारी नौकरी से हैं, बहुत सारे काम ऐसे भी है कि हम सरकारी नौकरी से भी ऊपर लेवल का कमा सकते हैं। तो वही चीज़ों को देखते हुए सर मैंने अपना ही एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया था। आज में सर लगभग भारतवर्ष के 12 राज्य के ऐसे बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सर निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करता हूँ। तो ये घर से ही बैठ के सर ऑनलाइन सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसा कि आपने इनकी बातों से ये ठीक तरह से महसूस कर लिया होगा कि शरीर की आंखों का बंद हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक चित्त की आंखें, मन की आंखें, मस्तिष्क की आंखें खुली हैं, जीवन तब तक अनेक अंतर्दृष्टि से हम देख सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहूंगा अमित जी, जितने भी दिव्यांगों से आपका संबंध हुआ है या जिनको आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी अगर प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं बात करूं, या मतलब उनकी जिजीविषा क्या आपकी तरह की है, या आपके से जुड़ने के बाद उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं या उनके हौसले में बढ़ोतरी हुई है, तो ये थोड़ा सा उन दिव्यांगों के बारे में कुछ बताएं। सर देखो, जब तक बच्चा हमसे नहीं जुड़ा हुआ था, तो तब तक तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको लगता था मैं क्या कर पाऊंगा, क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लड़का लड़की दोनों ही हमारे पास आते हैं, दोनों ही कैटेगरी के होते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं सर जो बाय बर्थ हैं, तो उनके साथ तो इशू नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ उनको तो पता है कि अपनी प्रॉब्लम कैसे करनी है, तो वो अपनी ऐसी एजुकेशन को किसी स्पेशल स्कूल में जाके ले भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति जो पहले ब्लाइंड नहीं था, लेकिन अचानक 18 साल की उम्र के बाद या 22 साल की उम्र के बाद या 24-25 साल की उम्र के बाद अगर ब्लाइंड हो जाता है,
तो उनके सामने बड़ी चैलेंजेस आते हैं कि अब हम क्या करें। तो उनके लिए फिर सर जब वो हमसे मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं और हमें देखते हैं कि अगर वो जब हमें हमसे मिलते हैं उनको ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सर उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहते हैं कि परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सर, वो आपका कब तक साथ देगा। टेक्नोलॉजी एकमात्र एक ऐसा सहारा है जो आपका जीवन भर साथ देगी। बिल्कुल। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाइए। जिस दिन आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ डिपेंड बनिए और जो भी काम हो सकता है वो आप खुद से कर सकते हैं, बस आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। टेक्नोलॉजी से अगर आप जुड़ेंगे तो दुनिया में इतनी टेक्निक डेवलप हो गई है कि हर व्यक्ति का वो सहारा बन सकती है। और हमारी एजुकेशन फील्ड में उसे एप्रोप्रिएट एजुकेशन भी कहते हैं। आज की एजुकेशन से यूज्ड टू होना, प्रयुक्त शिक्षा जिसे कहते हैं। अगर उस शिक्षा का आपको बोध हो गया हो, उस शिक्षा का आपको ज्ञान हो गया हो, तो मुझे लगता है कि जो राह में बाधाएं जो खड़ी हो जाती हैं, अपनी टेक्निक्स के जरिए उन बाधाओं को आप पार पा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा संदेश आपकी तरफ से है। और आज की पीढ़ी जिसका जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, जिनके पास आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, पाँव हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो अकर्मण्यता की सीमा में है। वो उनके पास तमाम तरह के बहाने हैं न करने के। तो थोड़ा उनको अपनी तरफ से उनको भी आप जरूर प्रेरित करेंगे। सर देखो, मैंने अक्सर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने एक ही ऑब्जर्वेशन लोगों का लिया है। अक्सर जब हम देखते हैं ना कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होते हैं सर उनके पेरेंट्स ने उनको हर चीज़ ला के दे दी है, हर चीज़ वो चीज़ें दे दी है जो उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, कहते हैं एक लाइन है कि जिसको मिले यूं तो वो करे क्यों, जिसको सब हर चीज़ यूं ही मिल जाएगी तो क्यों करेगा। तो जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होंगे, जब तक हमारे पास कोई एम नहीं होगा, तब तक बच्चा सर कुछ करता नहीं। मेरे पास खुद के टारगेट्स थे, मेरे पास खुद के लक्ष्य थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं भागा उसके लिए। कहीं ना कहीं मेरी मदर ने भी मुझे रोका होगा कि अरे कैसे करेगा, क्या करेगा। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लगभग रोज पिछले 10 सालों से 2013 से लेकर 2023 तक मैं विकास नगर डॉक्टर से रोज 17 किलोमीटर का रन करता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और राजपुर रोड ब्लाइंड स्कूल जो है वहाँ पे कंप्यूटर टीचर के रूप में मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे मैं रोज अप डाउन किया करता था एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था मैं वहाँ पे। लेकिन 10 सालों के बाद क्योंकि उसके पीछे मेरा एक रीज़न था, मुझे अप डाउन करने के पीछे ये भी था कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि अगर मैं ब्लाइंड होने के बाद, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होने के बावजूद, अगर मैं खुद से ये सब काम कर सकता हूँ, खुद से ट्रैवल कर सकता हूँ, आ जा सकता हूँ, अलग अलग गाड़ियों को यूज़ कर सकता हूँ, मैं लगभग 2 से 3 गाड़ियाँ रोज़ बदलता था। अगर आने जाने में ये सब चीज़ें कर सकता हूँ और अपनी एजुकेशन को ले सकता हूँ, लोगों को एजुकेशन दे सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इसी के लिए अभी लगभग पिछले साल से सर मैंने एक यहीं पे अपना खुद का एक रूम लिया है, रेंट पे हूँ मैं, और लेकिन मैं अकेले से रहता हूँ। वो भी मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ मुझे कैसे खाना बनाना है, कैसे अपने कपड़े धोने हैं। क्योंकि घर पे रहते हैं सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स कर देते हैं, है ना, भाभी जी कर देती हैं, मम्मी कर देती हैं, हर कोई कर देता है। लेकिन जब हम यहाँ पे अकेले रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हर काम में कितना समय लगता है। खुद से कपड़े धोना, खुद से खाना बनाना, खुद से बर्तन धोना, अपने कपड़ों को प्रेस करना, ताकि मैं उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ कि हाँ एक डेली लिविंग स्किल्स जो होती हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कितनी अनूठी बात आपके अंदर है कि सेल्फ एम्पावरमेंट आपका जो है, स्वशक्तिकरण जिसे कहते हैं, वो आप इतनी बड़ी बाधा के बाद भी आप अपने अंदर शक्ति अर्जित की है आपने। तो क्या आप ठीक तरह से सब कुछ जो दैनंदिन काम आप बोल रहे हैं जी सर, वो सब ठीक तरह से हो जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सर, कपड़ों को प्रेस करना, खुद का तैयार होना, और इसके अलावा अभी कहीं अगर जाना है तो कैसे हमें जाना है, ऑनलाइन गाड़ियों को बुक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना। लगभग सर 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक शायद बैंक भी नहीं गया हूँ। मैं सारा काम ऑनलाइन ही काम करता हूँ, ऑनलाइन ही पेमेंट करता हूँ। कोई भी चीज़ अगर सामान लेना है खुद से ही अपना, चाहे हम किसी भी ऐप के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट हुआ टेक्नोलॉजी के साथ, और कहीं ना कहीं मैं उसके थ्रू अगर आत्मनिर्भर बन सकता हूँ तो और बच्चे भी बन सकते हैं। एक उत्कंठा मेरी हो रही है, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, इसके रंग देखे हैं, कलरफुल दुनिया देखी है। अब आप उन रंगों को नहीं देख पाते हैं, तो उनको महसूस कैसे करते हैं? सर देखो, रंगों को महसूस करने के लिए जैसे अभी हम बरसात होती है सर, है ना, बरसात में क्या होता है, बारिश की बूंद गिरती है,
तो जब बारिश की बूंद गिरती है तो जो एक मिट्टी की खुशबू आती है, जिसके ऊपर कई गाने लोगों ने सुने होंगे, लेकिन सर कभी भी मिट्टी की खुशबू का कभी परफ्यूम नहीं बना होगा, है ना, कि हम सोचें कि ऐसा कोई परफ्यूम, क्योंकि एक नेचुरल एक हम बोल सकते हैं कि स्मेल है वो, तो उसको हम आराम से सूंघ पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। पेड़ों के पास खड़े होते हैं, जो उसकी ठंडक होती है, जो उसकी हरियाली होती है, क्योंकि देखा है सर अपने ने कि भाई पेड़ हरा होता है और उसकी हरियाली होती है तो उससे ठंडक मिलती है। तो महसूस करने के सर बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं जब उनके पास हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं। तो कभी मन में थोड़ा सा ऐसा तरस आता नहीं है कि काश के सावन की घटाएं में देख पाता, ये इन फूलों जिनकी खुशबू मुझ तक आ रही, उन फूलों को देख पाता, जी जी, उनके रंगों को जी पाता, कभी ऐसा होता है मन में? इसका सर एक फायदा मुझे मिल जाता है जब मैं सपने देखता हूँ ना सर। अच्छा। मैं आज सपने भी कलरफुली देखता हूँ। मुझे सपनों में मैं कभी अपने आप को ब्लाइंड फील नहीं करता। फील क्या, मुझे भी मैसेज वो आते ही नहीं है सर, कभी सपने वैसे आते नहीं कि मैं ब्लाइंड वाली कैटेगरी में, मेरे को हमेशा साइटेड वाले सपने आते हैं। उसके पीछे सर साइंटिफिक रीजन भी कहने हैं, क्योंकि मेरे ब्रेन्स के अंदर वो सारी इमेजेस गई, तो वो वही क्रिएट करती है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सपना भी एक सहारा आपका है जी। और सपने देखना तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सपना एक सहारा भी होता है जी। ये आज मुझे एहसास हुआ। तो ईश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए, आपके सपनों में वो पूरी रंगीन दुनिया है और आपके सपनों में उन तमाम संभावनाओं की जोत जगे जिन संभावनाओं को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। एक बात आपके जरिए हम जानना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 एक एक्ट लागू होना अपेक्षित है, संभवतः जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसके तहत ये माना गया है कि किसी ऐसे दिव्यांग जन के प्रति जो असंसदीय आचरण का जो भाव होता है उसके खिलाफ आप इस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या कभी ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष आई हैं कि किसी ने इस तरह की असंसदीय आचरण आपके सामने दिखाया हो, आप इन परिस्थितियों से जूझे हो? सर देखिए, कई बार ऐसा होता तो है, लेकिन हम, क्योंकि हमारी आदत है कि हम ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अब वो समय नहीं रहा है कि जब हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। हाँ। जैसे एक एक्ट था हमारे पास, हरिजन एक्ट जी, तो उसी प्रकार से ये एक्ट भी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम इसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसको दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नियम आए हैं, जैसे हम पहले किसी को भी लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा बोल सकते थे और बोलते भी थे लोग, लेकिन आज के समय पे ऐसे शब्द प्रयोग करने का मतलब है कि आपको सीधा ये जेल के रास्ते दिखा रहा है। तो ऐसे शब्द आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करने, आप उससे एप्रोप्रिएट जो भी एक वर्ड है, जैसे कि सरकार ने भी पहले हमें विकलांग जो शब्द था उससे हटाकर दिव्यांगता में लेके आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति हमें कहता है कि आप तो कुछ अलग ही सुपर पावर हो, आपके अंदर तो कुछ अलग ही ताकत है, अलग ही शक्तियां हैं। एक्चुअली मैंने सर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर मैं आपको सही बात बताऊं। अगर मेरी आईसाइट गई है, मेरा विजन गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसी चीजें, हमारे और सेंसर्स जो होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। वो ऑटोमेटिक नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारी मेहनत होती है, हमें उस पर काम करना पड़ता है। जैसे आज की डेट में हम अगर नॉर्मली अगर देखें, कोई भी एक अध्यात्म से अगर हम जुड़ते हुए अगर कुछ बातों को करें, तो उस पर लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति को जिसका एक ध्यान जो केंद्र होता है, तो उसको 32 आवाजें सुनाई देती है। अच्छा। तकरीबन एक समय पर अगर मैं यहाँ पे भी बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं साउंड गिनना शुरू करूँ तो लगभग 20-22 साउंड तो मैं भी आपको गिना दूंगा। तो ये एहसास आपको मतलब दिव्यांगता के बाद हुआ? दिव्यांगता के बाद हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं, जो हमारे वर्तमान सरकार है वहाँ पे जो मोदी जी ने जो शब्द दिया है, बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट शब्द दिया है कि कहीं ना कहीं हमें दिव्यांगता का बोध होता है और हम कहीं ना कहीं, हमें एक दिव्य दृष्टि या दिव्य एक शक्तियां प्रदान तो होती हैं, क्योंकि हम उसके माध्यम से कहीं ना कहीं और चीजों को पकड़ पाते हैं। अगर मैं रास्ते पर चल रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। अगर मैं गाड़ी के पीछे बैठा हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा गाड़ी कौन से गियर पे चल रही है। गाड़ी का जो इस समय पे चलने का जो तरीका है, जो ड्राइवर है कहीं ऐसा तो नहीं नींद पे चला रहा है, वो उसका भी एहसास हो जाता है, क्योंकि कई सारी साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें बता देती हैं कि हाँ, हमें कैसे वो उस चीज के ऊपर हम फील कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, तब जाके वहां पे एप्रोप्रिएट पहुंच पाते हैं। कई बार लोग ये समझते होंगे कि भाई ये तो ब्लाइंड है, ये क्या ही कर पाएगा, इसको कैसे ही बेवकूफ बना लो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। लोग सोचते हैं, भले हो सकता है कि हम उसको एक बार मौका भी दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार बेवकूफ बना ले,
लेकिन अगली बार क्या है कि उस व्यक्ति के पास जाने का रास्ता बंद हो जाएगा कि हमें पता चल गया कि हाँ वो हमारा फायदा उठाना चाह रहा है। हम भले ही अब उसके लिए बोल सकते हैं या अपने लिए बोल सकते हैं कि ठीक है हम उससे उलझना नहीं चाहते, तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि यार इनको तो पता ही नहीं चला। लेकिन सर ऐसे ही मैं अगर अपने जहाँ पे मैं काम किया करता हूँ या करता था, तो वहां पर भी लोग ऐसा समझते थे। कई बार कुछ ऐसे लोग होते थे जो हमें देख रहे हैं, ठीक है ना, उनको लगा कि हम उनके आगे से निकलेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सर जैसे हमारी सुनने की शक्ति होती है, ऐसे हमारी सूंघने की भी शक्ति होती है। और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, अपने अपने बोल सकते हैं हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक सुगंध होती है, ठीक है ना। अगर मैं किसी के व्यक्ति के बगल से निकला, अगर उसने परफ्यूम नहीं लगा रखा है और अगर उसने लगा भी रखा है, तब भी हर एक व्यक्ति का कहते हैं ऑडोरेंट होता है, तो हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ हमारे बगल से कौन निकला हुआ है। लेकिन सामने वाले को लगता है अरे इसको तो पता ही नहीं चला कि मैं उसके बगल से भी निकल गया और इसने मुझे आवाज भी नहीं दी, क्योंकि मैंने तो उसको बोला ही नहीं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है सर, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दृष्टिबाधित को कभी भी ये ना समझें कि हाँ वो नहीं बोल पा रहा है। हाँ बस इतना है कि वो कुछ लोगों की बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। तो मैं तो अक्सर नहीं बोलता हूँ लोगों को, ठीक है जैसा चल रहा है चलने दीजिए, लोग जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि हम भी जैसा कर रहे हैं हम कर ही रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसीलिए सर कहीं ना कहीं जो ये शब्द है बिल्कुल सही है। और RPWD एक्ट हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत सारे क्योंकि इसी के अंतर्गत कई लोगों को भी ये नहीं पता होता है कि जब हम परीक्षाएं देते हैं सर, परीक्षाओं में हम एक शुल्क लेंगे, उसको हम स्क्राइब फैसिलिटी बोलते हैं। उसमें हमारे अनुसार अगर हम सपोज मैं अगर 12वीं का परीक्षा लिख रहा हूँ, तो मुझे 11वीं कक्षा का एक व्यक्ति दिया जाएगा। अच्छा। तो ताकि वो मेरा जो पेपर है उसको पढ़े और पढ़ने के बाद उसको लिखे, जो मैं उसको उत्तर बोलूंगा वैसा वो लिखेगा। लेकिन सर इसमें भी हम लोगों ने बदलाव किया है, इसमें हम लोगों ने भी ये बदलाव किया है कि बच्चा अगर चाहे, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज लगभग देहरादून के अंदर ही नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर भी हैं, जो आज बोर्ड की परीक्षाओं को सर स्वयं से कंप्यूटरों में लिखकर, CBSE की अनुमति से उनको कंप्यूटर पे लिखकर अपनी परीक्षाओं को स्वयं से ही लिख पाए। अमित जी, इसके बाद का जो मेरा प्रश्न है वो आपके कंप्यूटर एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन जो अभी आपने स्पेसिफिक जो अपना कैरेक्टर जो बताया है कि जब इस तरह की कोई दिव्यांगता आती है शरीर में, जब आंखों को लेकर के जब दिव्यांगता आती है, तो आपके दूसरे और सेंसर्स जो है काम एक्टिव हो जाते हैं। ये ईश्वर का एक वरदान समझेंगे शायद? बिल्कुल 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 कह सकते हैं। और ईश्वर का हमें धन्यवाद भी इस पर देना चाहिए। और ऐसा कहा भी गया है कि जब एक शक्ति आपकी काम नहीं करती तो वो शक्ति दूसरे रूपों में दुगना तरह से रूप ले लेती है। और जो खास बात आप कह रहे हैं कि व्यक्ति के आने जाने, मौसमों के, ऋतु परिवर्तन के और पूरे एनवायरनमेंट को आप ठीक तरह से महसूस कर सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन जो आपके अंदर है, यही आपका शायद आपके अंदर की एक पुनर्शक्ति है। जी सर। आपने अभी जो कहा कि आपके बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो कंप्यूटर एजुकेशन से भी यूज्ड टू हुए हैं। जी सर। उन्हें आपने अप्रोप्रिएट एजुकेशन दी है। अपने कंप्यूटर प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताएं, आप किस तरह से उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, कितने बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं? सर ये हमारे ना सर अलग अलग कुछ बैचेस चलते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जो जिस नाम से हम लोग अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसका नाम है सर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल। उसके माध्यम से हम आज वर्तमान में, जब से कोविड लगा था सर, उस समय से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। हालांकि मैं उससे पहले ऑफलाइन मोड में बच्चों को पढ़ा रहा था। अच्छा। लेकिन ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि जो बच्चे हमारे पास आ पा रहे थे सिर्फ वही सीख पा रहे थे। लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के बच्चों को कैसे कवर किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन का सहारा लिया। और कह सकते हैं देखो, लोगों के लिए कोविड एक बार के लिए हो सकता है कि नुकसानदायक रहा होगा, लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं उसने फायदा ही दिया। अच्छा। अगर कोविड नहीं आता तो शायद हम ये सीख भी नहीं पाते। ऑनलाइन जो प्रोसेस आया था, हालांकि फॉरेन कंट्री में तो चल रहा था, लेकिन हमारे इंडिया में वो एक्सेप्ट लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये आया, और दूसरा सर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, जो लोग दृष्टिवान हैं, जो देख सकते हैं, वो लोग समझते हैं कि भाई जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती है। लेकिन सर हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन वैसे ही है जैसे ऑफलाइन सेंटर है, क्योंकि एक ब्लाइंड के लिए सर एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आवाज। जी। अगर मैं बात करूं सर, देखो यहाँ पे स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सबको सुन पा रहा हूँ। अच्छा। अगर यही इंटरव्यू अगर आप मेरा ऑनलाइन लेंगे तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सिर्फ साउंड इंपॉर्टेंट। आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुना, मेरा काम बन गया। ऐसे सर ऑनलाइन में भी होता है, हम कैमरा कभी ओपन नहीं करते हैं, हम कैमरा ऑफ रखते हैं और सिर्फ हम साउंड के बेसिस पे काम करते हैं। हम जब बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, ये सारी चीजें साउंड्स के आधार पर चलती है। उसमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है, जो कि हमारा पूरा कंप्यूटर हमें बोलकर बताता है।
तो उसकी हम बच्चों को प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं जिसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं सर। उसकी हम बच्चों को एक पूरा ट्रेन वगैरह करने के बाद उनको कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और सोशल मीडिया हैंडलिंग, ऐसी तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं कि वो सेल्फ डिपेंड बन सके, वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वो अपने सभी कामों को आसानी से कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर उसको टाइम भी पूछना है ना, तो वो लोगों को टाइम बताए, ना कि वो लोगों से टाइम पूछे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए सर टेक्नोलॉजी का हम सहारा लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जिसमें हम लोगों ने देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के माध्यम से हर वर्ष एक निःशुल्क प्रशिक्षण हम लोग चलाते हैं, जो कि शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलता है, जिसमें हम कंप्यूटर का प्रशिक्षण सोमवार से लेकर शुक्रवार तक देते हैं, और प्लस साथ में सैटरडे संडे को बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट का एक कोर्स कराते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक मैम को हायर किया हुआ है, वो बच्चों को पढ़ाती है, इसमें इंग्लिश स्पोकन प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। बहुत बेहतरीन है अमित नेगी जी, मैं इस बात के लिए बहुत विशेष बधाई आपको देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। क्योंकि हम अपनी बातचीत के अंतिम क्रम पर हैं, आप जिस स्थिति में है, निश्चित है कि इस जमाने से, पब्लिक से, दूसरे और सेक्टर से आप सहायता भी अपेक्षित रखते होंगे। जी सर। तो यदि मैं आपको कोई सहायता करना चाहूँ या मेरी तरह कोई और लोग आपको मदद करना चाहें, जी सर, तो कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं? सर हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.saraswatijankalyan.org.in। आप इस पे जाएंगे तो इसमें पहले एक बार और रिपीट कर लेंगे तो हमें दोबारा। www.saraswatijankalyan.org.in। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप जाएंगे तो इसमें पहले ही लिंक आपको मिलेगा आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल। उसके अंदर सर हमारा तमाम सारी इंफॉर्मेशन, क्या कोर्स हम कराते हैं, कौन कौन से बेनिफिशियरी है, हमारी अचीवमेंट्स क्या है, क्योंकि सर हम सिर्फ पढ़ाकर छोड़ नहीं देते बच्चों को, उनका पूरा फॉलोअप, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं सर। जिसके अंतर्गत आज अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सर ऑफिसर रैंक्स तक भी बच्चे बने हुए हैं अपने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर। तो ऐसे उसकी भी एक लिस्ट सर उसके अंदर डली हुई है। और सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए ही नहीं, जो दृष्टिबाधित है उन्हीं के लिए हम सर काम नहीं करते हैं। इसके अलावा सर ऐसे दिव्यांग हैं जो कि जिनको हाथ पैरों से या बोलने से उनकी भी समस्याएं हैं, उनके लिए भी सर हम एक उत्तराखंड का ट्रेडिशनल सर एक प्लांट या ग्रास हम उसको बोल सकते हैं, रिंगाल के नाम से, उसका सर एक ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें बच्चों को कुछ नहीं, ताकि वो बच्चे सस्टेन हो सके, उनका लाइवलीहुड एक प्रोग्राम चल सके सर, उसके लिए हम करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक आपका एसेंशियल पार्ट है अपने सर्विसेज का। जी अमित नेगी जी, जो कुछ भी आपने बताया है बहुत रुचिकर है, और मेरे लिए तो खासतौर से ये बहुत सीखने वाला साक्षात्कार है आपके साथ जो बातचीत हो रही है। अब मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं जिसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचियां हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप खाली समय में बहुत कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अकेले आप रहते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जब अकेला जीवन होता है तो गीत संगीत हमारा एक बड़ा सहारा होता है। आपके पास ऐसे गैजेट्स भी होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, स्पीकर्स होंगे, जो भी आप घर में, क्या आप इस तरह का शौक रखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उन संसाधनों में आप किस तरह का गीत संगीत सुनना पसंद करते हैं? सर अक्सर तो क्योंकि मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं गढ़वाली ही गाने पसंद करता हूँ, क्योंकि सर कई बार मैंने लोगों को देखता था, जब हम देहरादून में रहे हैं और शुरू से यहीं पे रहना हमारा है, तो लोग अलग अलग भाषाओं के ना, अलग अलग लोगों के साथ हम मिलते थे तो वो अपनी अपनी भाषाओं को बोलते थे। तो हमें क्या था, हमें गढ़वाली समझ में तो आती थी लेकिन बोलनी नहीं आती थी। एक इनफीरियरिटी भी रहती थी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं आज के डेट पे सर बोलूँ तो मुझे गढ़वाली पूर्ण रूप से बोलनी भी आती है और समझ में भी आती है। तो लेकिन उसके पीछे जो मैं श्रेय देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा सर नरेंद्र सिंह नेगी जी को, क्योंकि जिनके गानों को सुनकर मैंने, क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमारी जबान लड़खड़ाती है, लेकिन मैंने उनके गानों को सुनकर, गानों को गुनगुनाते हुए अपनी जबान को उस तरीके से बनाया ताकि मैं गढ़वाली बोल सकूं। तो जब मैं कभी गाँव में जाता हूँ या मेरे को शहरों में या कभी भी कोई व्यक्ति अगर गढ़वाली में बात कर रहा है तो मैं उनके साथ गढ़वाली में ही बातें करता हूं। ये एक अच्छी बात है। जी सर। तो ऐसे सर उनके भी कई सारे गाने हैं, चाहे उनके साथ अगर मैं कोई फीमेल सिंगर जी सर, आपके किसको प्रायोरिटी पे? मीना राणा है, कल्पना चौहान है, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो जिनको अलग अलग हम सुनते हैं, तो वो रहता है कहीं ना कहीं। तो अगर मैं एक बात करूँ, नरेंद्र सिंह नेगी का सर एक गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे लिए? जी जी, हमारे दर्शकों के मतलब सर गाना तो नहीं आता है लेकिन फिर भी हाँ जैसा है गाने की जो अभिरुचियां हैं जी 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 वो तो व्यक्त हो ही जाती है। जी जी। तो
तो एक बड़ा पसंद है कि सर तेरी पीड़ा माँ, हम्म। तो वो कुछ ऐसी लाइनें उसकी याद, मुझे थोड़ी बहुत याद है हम्म। कि तेरी पीड़ा माँ दिया सुमेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना लुके पीड़ा ना लुके जीव हर को वे चालू तेरू भी दिया खर चिट्ठी माले खिदे चिट्ठी माले खिदे। ये बड़ा अच्छा गीत आपने याद दिलाया, और इस गीत की सुंदरता अपने आप में, इस गीत की फिलॉसफी अपने आप में, एक दूसरे से जुदा रह करके प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी किस तरह से वो अपना उनका एक्सप्रेशन है, वो गीत का एक बहुत शानदार उदाहरण है। और अब बातचीत के अंतिम क्रम में है, जो खासतौर से दिव्यांगों को तो आपने अपना संदेश दे ही दिया है, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को आपने संदेश दे दिया है। शासन सत्ता सरकार से जो अपेक्षाएं हैं आपकी, और जैसे आपने मोदी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी, स्थानीय लेवल पर, राज्य के लेवल पर या राष्ट्र के लेवल पर किन सहायताओं की आप अपेक्षा करते हैं ऐसे जो अशक्त लोग हैं, असहाय लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं? सर अभी क्योंकि मैं लगभग 10 साल से ऊपर मुझे इस क्षेत्र पे कार्य करते हुए हो गया है, तो मैंने सर एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जहाँ पे हम एक ही छत के नीचे हर प्रकार की दिव्यांगताओं को लेकर बैठें, उनको शिक्षाएं प्रदान करें। ऐसा कहीं पे भी नहीं है सर। तो इसका सर हमारे ऊपर एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसके अंतर्गत हम हर प्रकार के दिव्यांगताओं को, जिनको हम एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि उनकी लाइफ को सस्टेन किया जा सके, लाइवलीहुड की ओर लेके जाया जा सके और उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जा सके। सर इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कार्यरत हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ करेंगे। तो अगर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारी बात पहुँचे और उनको अगर हमारा ये प्रोजेक्ट समझ में आए, तो सर पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, सब कुछ बना हुआ है, और अगर हम चाहें तो सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं सर। अमित जी, हमारी बातचीत के क्रम में जो सभी चीजें हमने समेट ली हैं, एक प्रश्न मेरी तरफ से ये है कि, प्रश्न तो नहीं, मेरा आग्रह है, संवाद 365 के दर्शक देश में नहीं विदेश में भी जुड़े हुए हमें देखते हैं, नित्य नए कार्यक्रम हमारे देखते हैं। उन सभी दर्शकों के लिए जो इस देश में भी हैं, बाहर विदेशों में भी हैं, अपने जरिए उन तक और नए जो पीढ़ी है जिनका आप संदेश देना चाहते हैं, तो क्या आपका संदेश होगा? जी सर, मैं एक अंत में अपने वाणी को विराम देने से पहले कुछ संदेश देना चाहूँगा कि कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, मेहनत करने से मिल जाती है हर मंजिल मेरे दोस्त, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। बहुत कुछ लोग सर कहते हैं ना कि मेरी किस्मत ऐसी हो गई, मेरी किस्मत ऐसी हो गई। हो सकता है कि मैं भी कह सकता था, है ना, अगर मैं भी घर पे बैठ जाता तो मैं भी ये बोलता, अरे मेरी तो किस्मत खराब थी, पहले पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर आंखों के साथ ऐसा हो गया, तो शायद मैं कहीं ना कहीं बैठ जाता। लेकिन जब हम कुछ कर लेते हैं सर, कुछ कर गुजर जाते हैं और कुछ प्रयास करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और हम किसी मुकाम को जब छू लेते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा, क्योंकि लोग उस चीज़ को शायद समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं अरे ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड था, ये था वो था, लेकिन उन्हीं लाइनों को, क्योंकि ये लाइन मैं हर जगह कहता हूँ सर, और शायद बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, जिन्होंने पहले भी सुनी होंगी, वो भी कहते होंगे कि यार ये लाइन हर जगह बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ दोस्त मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ दोस्त मंजिल पर नजर है, रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मोम सा पिघलता नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आज के इस संवाद 365 के कार्यक्रम में मैं पूरी टीम का, संवाद 365 की पूरी टीम का, और साथ में आज के इस कार्यक्रम को होस्ट करते हुए आज के एंकर डॉक्टर राकेश भट्ट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी बातों को आप सभी के समक्ष रखा। इसके लिए मैं पूरे संवाद 365 का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित नेगी जी, बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं, बहुत अच्छा
विचार, बड़ा अच्छा विज़न आपने, और ख़ास तौर से जो अच्छी बात यह है कि आपने अपनी ही कमज़ोरी को अपना एम्पावरमेंट बनाया है, अपना सशक्तिकरण बनाया है। ये बहुत अच्छी बात आपकी बातचीत के पक्ष में मुझे लगी। एक शायर का मुझे एक शेर नज़र आता है कि आगे आगे कोई मशाल से लिए चलता रहा, हाय क्या नाम था उस शख्स का, कभी पूछा भी नहीं। ये शेर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे अनसंग हीरो हैं, बहुत अनजान हीरो हैं, जो जननायक की तरह हैं, जिनको हम कभी जान नहीं पाते हैं। संवाद 365 का काम है कि ऐसे जननायकों को आप दर्शकों के समक्ष समय समय पर लाया जाए, ताकि आपके ज़रिए हमारा समाज, हमारा समुदाय अमित नेगी जैसे लोगों से प्रेरणा लेते रहे। अमित नेगी का एक बार फिर से धन्यवाद है, इस उम्मीद के साथ में कि आपकी जलाई हुई जो मशालें हैं वो हमारे उन तमाम समुदाय के काम आएंगी जो आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखती हैं। आपकी बात संवाद 365 के साथ मुझे उम्मीद है कि ये संवाद आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और लोगों को भी इसे दिखाएं। बहुत धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।